एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मास्टर पक्षी किंचू को किसी एक को मारकर कोटा पूरा करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर किंचू कहता है कि मजाक अच्छा कर लेते हैं, मैं कोई कसाई वसाई थोड़ी हूँ, आज तो मुझे ये लोग मजबूर कर दिए थे इसलिए मुझे मारना पड़ गया था। और सभी लोगों से कहता है कि मैं कोई गॉड किलर नहीं हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो मेरे फ्लोटिंग आइलैंड पर आना, मजे मजे करेंगे, चाय वाय पियेंगे। फ्यूचर में सबके साथ दोस्त बनकर रहना काफी ज्यादा अच्छा होगा और इंट्रोवर्ट बनकर एक दूसरे के खिलाफ प्लॉटिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेट एम्पायर के पाथ में हमारे सेट का बैटल तो सेकेंडरी है, हमें तो अभी और भी ताकतवर और दूसरे पावर हाउस से कम्पीट करना है, वो होगा हमारा असली बैटलफील्ड। हमें तो सभी जगह पर इनविंसिबल होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने ही घर में। इतना बोलकर वो सोचता है कि आज मारने का दिन तो अच्छा है, लेकिन लगता है कि वो लोग मुझसे काफी ज्यादा डर चुके हैं, इसलिए उन लोगों का टेंशन थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये सुनकर उसका फादर हंसते हुए कहते हैं कभी ग्रेट कंपटीशन का वर्ल्ड है, जल्द ही या फिर बाद में तुम लोगों को दूसरे पावर हाउस को फेस करना पड़ेगा। आई होप कि तुम सभी के सभी लोग मेरे ही बेटे जैसा बनकर बहुत ही दूर का देखोगे और बहुत ही दूर का सोचोगे। ये बोलकर वो किंचू को गुड लक कह देते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि ये तो डेफिनेटली मेरे ही फादर है। तभी वहां पर 17th आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये देखकर 18th कहता है कि लगता है कि तुम काफी अच्छी तरह से सोच लिए हो। वो कहता है कि हाँ, परसों तुम मुझे अच्छे से सोचने के लिए बोले थे और अब मैंने अपना फैसला ले लिया है। ये बोलकर वो इसके सामने झुककर कहता है कि मैं अपने सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी को गिव अप करके तुम्हारे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि 17th सन ऑफ गॉड ऐसा कैसे कर सकते हैं। माना कि 18th का परफॉर्मेंस आज काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी आपको इसका नौकर बन जाना शोभा नहीं देता है। तभी 17th चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग जानते ही क्या हो, मैं झोंग कोंगमिंग कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ओरिजिनली मैं थर्ड के साथ यूनाइट होकर उसके साथ राइज करना चाहता था, लेकिन मुझे थर्ड का यह हालत होने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था और किंचू को ज्वाइन करके मैं जरूर काफी ऊपर तक जाऊंगा। तभी थर्ड चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना बकवास बंद करो और किंचू से कहता है कि माना कि मैंने अपना सन ऑफ गॉड का स्टेटस को खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक लास्ट एडवाइस दे देता हूँ कि ज्यादा एरोगेंट एक्ट मत करो। अभी भी काफी सारे सन ऑफ गॉड छुपना पसंद किए हैं और कोई भी मूव नहीं चले हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे डर लग रहा है या फिर तुमसे जेलस हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो लोग एक दूसरे से ही जेलस हो रहे हैं और अपना ट्रम्प कार्ड को एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते हैं। किंचू कहता है कि मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझसे हारे हुए हो, और सोचता है क्या मजाक है, मेरे पास मेरे सिस्टम के होने के कारण जब तुम लोगों को लगेगा कि तुमने मेरे ट्रम्प कार्ड को फिगर आउट कर लिया है तभी मुझे नया ट्रम्प कार्ड मिल जाएगा। और 17 से कहता है कि अब तुम उठ सकते हो और आज से तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तभी मास्टर पक्षी कहना शुरू करते हैं कि काफी सालों हो गया ऐसा वंडरफुल बैटल देखे हुए, स्कीम और ट्रिक्स तो एंडलेस है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग टैलेंटेड है, तुम लोगों के कारण युवा सेक्टर जरूर फ्लोरिश होगा और शायद एक दिन तुम्हारा जनरेशन अल्टीमेट ड्रीम को भी फुलफिल कर पाएगा जो कि मेरा जनरेशन नहीं कर पाया था। फातियान कहते हैं कि वो काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर फ्यूचर में युवा सेक्टर एक ग्रेट एम्पायर को बना भी देता है फिर भी अल्टीमेट ड्रीम पहुंच से काफी ज्यादा दूर होगा। किंचू पूछता है आखिर ये अल्टीमेट ड्रीम है क्या। 17 बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये युवा का इमॉर्टल में पहुंचने से रिलेटेड है, लेकिन कई सालों से कोई भी इसके बारे में बातें नहीं किया है और वो पहुंच से भी काफी ज्यादा दूर है, इसलिए स्पेसिफिक क्लियर नहीं है। वहीं पर मास्टर पक्षी कहता है कि यहीं पर हमारा पहला मीटिंग खत्म होता है और दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी में 18 सन ऑफ गॉड हमारे सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं, इसलिए सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी किंचू अपने फादर के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों तक अलग रहने के बाद मुझे लगा नहीं था कि जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब तुम इतना ज्यादा बदल चुके होगे, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, तुम तो सच में मेरे ही बेटे हो। तुम्हारी मदर तुम्हें ऐसे देखकर सच में काफी ज्यादा खुश होती। ये सुनकर किंचू पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, कौन मुझे मारने की कोशिश किया था जिसके कारण मेरी मदर मुझे प्रोटेक्ट करते करते मारी गई थी। वो कहते हैं कि मैं इस मैटर के बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे कुछ पता भी चल गया है, लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास ड्रैगन का पोटेंशियल है तो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और जब मैं हेवन के बैटलफील्ड से सच में वापस आ जाऊंगा तो मैं अपना पुराना हिसाब चुकता कर लूंगा। किंचू थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है, आप तो अभी यहाँ पर है। वो बताते हैं कि हेवन का बैटलफील्ड काफी ज्यादा व्यापक, मिस्टीरियस और ब्रूटल है और एक बार अगर कोई उसमें एंटर कर जाता है तो बाहर निकलने का कंडीशन काफी ज्यादा हार्श होता है, और अभी मैं सिर्फ एक सीक्रेट ट्रेजर का यूज करके और कुछ प्राइस पे करके टेम्पररी यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे तक ही रह सकता हूँ। तुम्हारी मदर हेवनली पिल ऑब्टेन करके तुम्हें आपदा से बचा तो ली थी, लेकिन तुम अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकले हो और मुझे अभी भी हेवन के बैटलफील्ड में इमॉर्टलिटी पिल को ढूंढना है। सिर्फ वही इमॉर्टलिटी पिल तुम्हें बड़ी आपदा से बचा सकती है। 16 साल का तुम्हारा छोटा आपदा था जिसमें कि तुम किसी तरह से बच गए थे और किसी को ये नहीं पता कि बड़ा आपदा कब आएगा। एंसेस्टर यांग मिंग हेवनली प्रोजेक्शन का यूज किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का पता नहीं लगा है, लेकिन मुझे असली इमॉर्टलिटी पिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है और अगली बार मैं जरूर रियल इमॉर्टलिटी पिल को लेकर आऊंगा जिससे तुम बड़ी आपदा से बच सको। तभी किंचू बताता है कि जब मैं धर्मारिला में ब्रेक थ्रू कर रहा था तब मैंने इमॉर्टलिटी पिल को ट्रिगर कर दिया था और मेरे पास उसका कुछ लोकेशन है। ये बोलकर वो लोकेशन उसे दे देते हैं। वो उसे लेकर हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो सच में काफी ज्यादा लकी हो, जो इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दिए हो वो तो बेशकीमती है। तभी वहां पर एक मैजिकल लाइट आकर उसे वापस लेकर जाने लगते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मेरा जाने का वक्त आ गया है, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। किंचू कहता है कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वो कहते हैं कि तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो,
करो, ये बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं पर किंसु सोच रहा होता है कि अब ये लाइफ मेरा हो चुका है, इसलिए इसे मैं इतनी आसानी से खत्म तो होने दूंगा नहीं। इसके बाद क्लीन प्रोटोस क्लैन के एंशिएंट नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लीन क्लैन के लोग अपने यंग मास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी केव में से उनका यंग मास्टर सिक्यूलेशन से निकल जाता है और वो लगभग 10 सालों से सिक्यूलेशन में था और अभी वो बाहर निकल जाता है। उन्हें देखकर सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट पे करने लगे होते हैं और वो आते आते होलीसन से पूछता है कि मैंने सुना कि 18 सन ऑफ गॉड ने तुम्हें याओचे के फेस्टिवल में बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, तुम हार गए थे और होली मेडन के साथ बात करने का मौका भी गवा दिए थे, क्या ये बात सच है? वो काफी घमंड के साथ कहता है कि वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, किंसु को लगता बस थोड़ा सा अच्छा था। ये सुनकर उसका यंग मास्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कचरा तो कचरा ही रहेगा। ये सुनकर होलीसन थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है कि मुझसे ऐसे बात करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मानता हूँ कि तुम यंग मास्टर हो और गॉड क्लीन के बेटे हो, लेकिन मैं भी होलीसन हूँ और तुमसे बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अभी एक एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मैं हार नहीं मानूंगा। वो कहते हैं क्या तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए? ये प्रोटोस का राइज होने का सबसे बेहतर टाइम है और तुम्हें एक इंसान ने हरा दिया है, जो कि हमारे प्रोटोस के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। तुमने हमारे पूरे के पूरे क्लीन रेस को डिस्ग्रेस कर दिया है, क्या ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें सेटिस्फाई करता है? होलीसन कहता है कि अगर ताकत की बात करूँ तो 18 सन ऑफ गॉड मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है। वहीं पर वो कहते हैं कि मैं दोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि वहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग गैदर होंगे और इस ट्रिप का पर्पस है हमारे क्लीन प्रोटोस का नाम और भी ज्यादा ऊंचा करना। और होलीसन अगर तुम मेरा लॉयल बनने के लिए तैयार हो तो 18 सन ऑफ गॉड को मारने में मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मजाक मत कीजिए, मैं 18 सन ऑफ गॉड को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा, इसमें मुझे आपकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। वहीं पर वो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग 18 सन ऑफ गॉड किन फातियन का बेटा है और किन फातियन अपने वक्त में इनविंसिबल हुआ करता था। उसने एक बार हमारे क्लीन प्रोटोस के जनरेशन के स्ट्रॉन्ग मैन को मारा था और काफी सारे लोगों को अपने सामने झुका दिया था। ये हमारे प्रोटोस के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है, फादर का कर्ज उसका बेटा से चुकवाना पड़ेगा, इसलिए किंसु को तो हमारे प्रोटोस वाले ही मारेंगे। तभी होलीसन कहता है कि मुझे लाइटली मत लीजिए, अगर ऐसी बात है तो चलिए कंपीट करते हैं कि कौन किंसु को सबसे पहले मारता है। इसके लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। क्लीन प्रोटोस के लोग ड्रैगन प्रजाति को होते हैं, इसलिए वो लोग इंसानों को और दूसरे प्रजाति को नीची नजरों से देखते हैं कि हम लोग सबसे बड़े हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर उनके एंसेस्टर ड्रैगन केव में भी हलचल होना शुरू हो जाता है और तभी उसमें से उनका प्रिंस भी सिक्यूलेशन से निकल जाता है। इसके बाद डिवाइन फिनिक्स एंशिएंट नेस्ट को दिखाते हैं, जहाँ पर उनके नेस्ट में भी हलचल होना शुरू हो गया होता है और तभी उस केव में से उनकी गॉडेस फिनिक्स बाहर निकल जाती है और वो सभी लोग फिनिक्स प्रजाति के होते हैं जो लोग उन्हें रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। वो बाहर आकर पूछती है कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस में क्या अभी भी किसी के पास हेवनली प्राइड है? उसके लोग कहते हैं कि अभी तो हमारा ग्रेट राइज होने का टाइम है और बाहर में काफी सारे टैलेंटेड लोग भी है। ये सुनकर वो खुद को काफी ज्यादा महान समझते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स क्या बाहर में मेरे जैसे किसी के पास हेवनली प्राइड है? एक बंदा उसे दुखी ना करते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। लेकिन तभी दूसरा बंदा कह देता है कि मैंने हाल ही में रिवर सुना है कि युवा सेट का 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा राइज कर गया है और वो भी काफी ज्यादा डोमिनेंस और थंडरिंग फोर्स के साथ उसने आधे से ज्यादा सन ऑफ गॉड को हरा दिया है और उसने यहाँ तक कि क्लीन के होलीसन को भी हरा दिया है, इसलिए उसका रेपुटेशन काफी ज्यादा आसमान छू रहा है। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले उसी को जाकर मारना पड़ेगा और उसे मारकर मैं अपना डोमिनेंस और भी ज्यादा बना लूंगी और अपना रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ा लूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद उसका फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं, जहाँ पर किंसु 9 से पूछता है कि क्या तुम्हें इस आइलैंड का आदत हो गया है? वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम किसी का नौकर होते तो क्या तुम्हें इसकी आदत लग चुकी होती? 12 कहते हैं कि इसकी आदत लगा लो, वैसे भी मुझे इस आइलैंड का आदत लग गई है। यहाँ का स्पिरिचुअल पावर बाहर से काफी ज्यादा डेंस है और यहाँ पर कल्टीवेट करना बाहर की तुलना में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। 17 भी कहने लगा होता है कि मुझे भी इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर 9 का दिमाग खराब होने लगा होता है और वो उन्हीं लोगों पर चिल्लाकर कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम लोगों से नहीं पूछ रही हूँ। किंसु कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्यों ना तुम अपना द्वान फैमिली का हाफ किंगडम एक बार और दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। वो पूछता लेकिन क्यों? वो बताती है कि अब जबकि मेरा डॉटर ऑफ गॉड का स्टेटस छिन चुका है, इसलिए अब मैं बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जाकर कुछ होगा भी नहीं और मैं एम्पायर के पास जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती हूँ। ग्रेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारे साइड में रहना। मेरा द्वान फैमिली कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने से डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे स्टाइल को अप्रिशिएट या फिर अग्री नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा दूर जाओगे, इसलिए अभी तुम्हारे पास मेरे लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर किंसु कहता है कि लड़कियां सच में काफी ज्यादा ट्रबलसम होती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहती हो या फिर नहीं चाहती हो, तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम बस मेरा सर्वेंट गर्ल हो। और गाँव से बाइजो के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैंने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा है। ये सुनकर किंसु कहता है क्या तुम उसे कुछ दिनों से नहीं देखे हो? तभी उसका दिमाग चमकता है और वो पूछता है कहीं 6 फैमिली ने अपना हाफ किंगडम को भेज दिया है क्या? वो बताता है हाँ, उन लोगों ने उन्हें स्पिरिचुअल फ्रूट में कन्वर्ट करके भेज दिया है, जो कि आइलैंड के सभी वेयर हाउस को भर दिया है। और उससे पूछता है कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि वो फिर से चोरी छुप के जाकर सब खा रही होगी? वो कहता है लग तो यही रहा है। इसलिए वो लोग चेकआउट करने चले जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।